हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि हम एपिलेप्सी पढ़ने वाले थे, यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ने वाले थे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हम एपिलेप्सी समझेंगे कि एपिलेप्सी क्या होती है, कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन सी ड्रग्स जो है उसमें यूज़ होती हैं, राइट। आज हम समझते हैं एपिलेप्सी। तो अगर मैं एपिलेप्सी की बात करूं तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट। क्या है ये? इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by paroxysmal dysarrhythmia which results in, मैं भी डेफिनेशन को क्लियर करूंगी, क्या है, which results in imbalance in electrophysiology of ब्रेन। जनरली क्या है कि एक ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है वो इम्बैलेंस हो जा रही है। सिंपल से फंडा ये है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का कंसेप्ट कैसे है, देखिए, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सपोज ये हमारी एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये अगर मैं डिस्कस करूं, ये चलो मैंने इस तरीके से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब ये जो न्यूरॉन से बहुत सारी न्यूरॉन एक साथ इकट्ठा होती हैं, साइनेप्स बनाती हैं, गैंग्लिया बनाती हैं, यानी कि एक न्यूरॉन के आसपास बहुत सारी न्यूरॉन्स हो सकती हैं। एक न्यूरॉन के आसपास हमारी, मान लीजिए कि एक हमारी न्यूरॉन है जो एक्साइटेटरी है ना, और एक जो हमारी न्यूरॉन है वो इनहिबिटरी है। एक्साइटेटरी न्यूरॉन क्या रिलीज करेगी? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे वो एक्साइटेटरी होंगे, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है, इससे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, ठीक। यानी कि अगर एक्साइटेटरी न्यूरॉन है तो इससे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और अगर वो इस न्यूरॉन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होंगे तो ये जो न्यूरॉन है इसका एक्साइटेशन होगा। ये न्यूरॉन जो है एक्साइट हो जाएगी और ये एक्साइटेशन का सिग्नल हमारे पूरे ब्रेन में या हमारी पूरी बॉडी में जनरेट होगा। उसी के जस्ट अपोजिट अगर हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन है और उससे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहा है तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इस न्यूरॉन को क्या डिप्रेस करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट देगा और सीएनएस का डिप्रेशन करेगा, सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है। वहीं पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस को एक्साइट करेंगे। क्या है अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का इम्बैलेंस क्या है कि जब कभी भी किसी को सीजर अराइज होते हैं उस कंडीशन में ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं, या आप न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये डिक्रीज हो जाते हैं। यही है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का इम्बैलेंस। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो भी वो उसके लिए उसकी बॉडी के लिए सही नहीं है, मतलब वो भी कंडीशन उसके लिए सही नहीं है। सेम वैसे ही अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत एक्साइट हो जाएंगे और बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो पर्सन है उसके बॉडी में एक बहुत, आप बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट्स होने लगेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट जो अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत कम हो गया तो पेशेंट जो है काम डाउन होगा ही नहीं।
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स काम डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर कम हो गए तो पेशेंट काम डाउन ही नहीं होगा, वो एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में लगा रहेगा। यही है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का इम्बैलेंस, जिसमें आपने देखा हो कि एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर्स अराइज होते हैं, जिसमें पेशेंट के जो बॉडी के है या उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट करते रहते हैं या जर्किंग होने लगती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको अब काम डाउन इफेक्ट दिया जाता है। तो बेसिकली है क्या कि एपिलेप्सी में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनसे ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो कॉन्टिन्यूस एक्साइटेड मोड में रहती है, ठीक है। और जिस मसल को वो न्यूरॉन जाएगी उस मसल को पर्टिकुलरली एक्साइट करेगी या उस बॉडी पार्ट को एक्साइट करेगी, राइट। और हो सकता है कि पूरी बॉडी में भी मूवमेंट होने लगे। इसी के जस्ट अपोजिट जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो जल्दी काम डाउन नहीं हो पाता, पेशेंट एक बोल सकते हैं कि कामनेस की कंडीशन में नहीं जा पाता, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि एपिलेप्सी क्या है, इट इज इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन। ओके, तो कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी, क्या रीज़न है कि सीजर्स अराइज हो जाते हैं, एपिलेप्सी इंड्यूस हो जाती है। तो कुछ बेसिक रीज़न है, जैसे किसी को ब्रेन में इंजरी हो गई हो, इंजरी हो जाने की वजह से पर्टिकुलरली वो जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड हो गई हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो डेड हो गई हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गई हैं, या फिर कोई स्ट्रोक लग गया हो या उसको कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक सदमा लग गया हो। उस कंडीशन में कभी कभी ये फैक्टर जेनेटिक भी होते हैं कि जेनेटिकली किसी में गाबा रिसेप्टर बहुत कम हो जाता है और जो ग्लूटामेट रिसेप्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है एपिलेप्सी के इंड्यूस करने के। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन में, इन्फेक्शन सीएनएस में अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, यानी कि हमारे जो सीएनएस है उसमें मेनिंजेस लेयर पाई जाती है, ठीक है, 3 मेनिंजेस लेयर हो जाती है। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर किसी रीज़न से किसी को मेनिंजाइटिस हो जाता है या जो ब्रेन की कवरिंग है ना, जैसे सपोज ये हमारा ये ब्रेन है स्कल में, ठीक है, ठीक, तो इस ब्रेन ये इसके अंदर ब्रेन है स्कल के अंदर, तो ये ब्रेन भी कवर्ड फॉर्म में है। ये जो आउटर लेयरिंग है जो ब्रेन को कवर की है इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस लेयर। मेनिंजेस लेयर, ये बेसिकली मेनिंजेस लेयर में अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, अब वो मेनिंजाइटिस कंडीशन एक डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो न्यूरॉन्स तक भी स्प्रेड हो जाते हैं मेनिंजाइटिस में। फिर ये जो मेनिंजेस लेयर है ये परमिएबल हो जाती है, यानी इस पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा अगर टाइम तक इन्फेक्शन अगर रहा तो वो माइक्रोब्स जो हैं इस मेनिंजेस लेयर को क्रॉस करके न्यूरॉन्स में एंटर कर जाते हैं या ब्रेन में एंटर कर जाते हैं, ब्रेन के पार्ट्स में एंटर कर जाते हैं और फिर वो एक पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करने लगते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है सीजर्स इंड्यूस हो जाए, राइट। तो क्योंकि ब्रेन क्या है हमारा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो बहुत सीवियर कंडीशन जनरेट हो जाती है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे अभी टाइप्स लिखे हैं, सिर्फ दो जनरलाइज सीजर का टाइप लिखा है, पार्शियल सीजर का टाइप्स नहीं लिखा है। जनरली जो हमारी एपिलेप्सी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है हमारा जनरलाइज्ड सीजर और एक होता है हमारा पार्शियल सीजर, राइट। जनरलाइज्ड सीजर में होता है जब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया में सीजर या एपिलेप्सी इंड्यूस नहीं हो रही होती है, पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसी को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर। और इसमें कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन से सीजर इंड्यूस नहीं होंगे, पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं उस सीजर में इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये सबसे खतरनाक सीजर माना जाता है। इसमें जो जितने भी हमारे सबटाइप्स आते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो जनरलाइज सीजर इन्वॉल्व्स द ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इन्वॉल्व्स ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन।
पूरे ब्रेन में एपिलेप्सी, पूरे ब्रेन के न्यूरॉन से एपिलेप्सी इंड्यूस हो सकती है। अब इसमें हमारे एब्सेंस सीजर, टोनिक सीजर, एटोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर और टोनिक क्लोनिक सीजर आते हैं। क्या होता है एब्सेंस सीजर में? एब्सेंस सीजर जनरली किस में होता है? चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस में क्या होता है कि जो 5 साल के 6 साल के बच्चे वो कॉन्टिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में स्टेयर करेंगे, है ना, बिना, हो सकता है पलक भी ना झपकाए, हो सकता है पलक झपकाए, एक ही कॉन्टिन्यूस कंडीशन में, एक ही कॉन्टिन्यूस जगह पे वो स्टेयर करने लगेंगे और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो आप बोल सकते हैं कि मूवमेंट कर सकता है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एब्सेंस सीजर। इट इज जनरली इन चिल्ड्रंस, राइट। और इसमें इसमें क्या होगा? पेशेंट कॉन्शियसनेस होगा, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट कॉन्शियस होगा कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, बट वो एक ही कंडीशन में स्टेयर करेगा। तो जनरली हमारे जो एब्सेंस सीजर होते हैं ये चिल्ड्रंस में होते हैं एंड दे स्टेयर फॉर एटलीस्ट 1 to 2 minutes in one direction। एक ही डायरेक्शन में वो 1 से 2 मिनट के लिए स्टेयर करने लगेंगे एंड दे आर कॉन्शियस। ठीक है, दे आर कॉन्शियस। ठीक है, सो एब्सेंस सीजर हमारे किस में होंगे? चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? टोनिक सीजर। टोनिक सीजर में क्या होगा कि ये जनरली एडल्ट लोगों में होता है और पेशेंट की जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिक हो जाएंगे, एकदम रिजिड हो जाएंगे, इतनी स्टिफनेस हो जाएगी कि पेशेंट का जो बॉडी है वो एकदम बोल सकते हैं कि रिजिड हो जाएगा, राइट। काफ़ी स्टिफनेस इंड्यूस हो जाएगी। तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो मसल्स है वो रिलैक्स ना होने की वजह से पेशेंट बैक में गिर सकता है, फॉल इन बैक, राइट। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टोनिक सीजर, जिसमें जो मसल्स हैं वो काफ़ी रिजिड हो जाएंगी और पेशेंट जो अनकॉन्शियस होगा, उसको पता नहीं, वो जब गिरेगा तो अनकॉन्शियस रहेगा, उसको अनरिस्पॉन्सिव रहेगा और उस कंडीशन में वो पीछे की तरफ गिरेगा। तो इसी को हम बोलते हैं टोनिक सीजर, जिसमें पेशेंट की जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाएंगी एंड पेशेंट को जो अनरिस्पॉन्सिव होगा, अनकॉन्शियस होगा और पीछे की तरफ गिर जाएगा, राइट। अब आता है हमारा एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में जो मसल्स हैं या जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें कोलैप्स होने लगता है। तो कोलैप्स होने की वजह से जनरली क्या होता है कि नेक का एरिया इसमें इन्वॉल्व होगा और जो नेक की मसल्स हैं ये कोलैप्स होने की वजह से जो पेशेंट है वो ऐसे इस तरीके से हो सकता है कि आगे की तरफ गिर जाए। ठीक है, तो नेक की मसल्स और इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं और कोलैप्स होने की वजह से पेशेंट जो है वो आगे की तरफ गिरेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टोनिक सीजर में मसल्स रिजिड हो जाएंगी और पेशेंट जो है वो बैकवर्ड की तरफ गिर सकता है। एटोनिक सीजर में क्या होगा कि जो मसल्स हैं उनमें कोलैप्स होने लगेगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो आगे की तरफ गिरेगा। तो ये हमारा एटोनिक सीजर आ गया। अब आता है हमारा मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में भी पेशेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, अनरिस्पॉन्सिवनेस विद jerky movements in बॉडी के किसी भी पार्ट्स में, पर्टिकुलर हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में एक जर्की मूवमेंट होने लगेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि मूवमेंट होने लगेगा, वो हाथ पैर कांपने लगेंगे या बोल सकते हैं कि एक मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा और जो पेशेंट वो अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर, जिसमें कि बॉडी में जर्किंग मूवमेंट इंड्यूस हो जाते हैं और पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? मायोक्लोनिक सीजर। अब आता है हमारा लास्ट, दैट इज अ टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर ये सबसे खतरनाक सीजर माना जाता है और ये सीजर इट लास्ट अबाउट 4 to 5 minutes। दिस सीजर लास्ट अप टू 4 to 5 minutes।
यानी कि 4 से 5 मिनट तक ये सीजर चलता रहता है और पेशेंट की बॉडी में रिजिड मूवमेंट या जर्की मूवमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। और यही कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, पेशेंट को डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगी। तो टोनिक क्लोनिक सीजर जो है सबसे खतरनाक, क्योंकि जितना ज़्यादा सीजर का टाइम रहेगा अगर और उतना ही ज़्यादा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी और वो सीजर जो है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे जो टोनिक क्लोनिक सीजर है इसकी इंटेंसिटी या इसका ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4 to 5 मिनट्स का है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करने का। सो टोनिक क्लोनिक सीजर, दिस सीजर लास्ट अप टू 5 मिनट्स एंड पेशेंट्स jerky movements is continuous, are continuous, movements are continuous, ठीक है। सो ये हमारे कुछ बेसिक सीजर थे। एब्सेंट सीजर जो बेसिकली चिल्ड्रंस में होता है, चिल्ड्रंस जो एक ही कंडीशन में एक ही जगह पे वो स्टेयर करने लगते हैं, हो सकता है वो कॉन्शियस भी हो, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एब्सेंट सीजर हमारा चिल्ड्रंस में होता है। फिर आता है हमारा टोनिक सीजर। टोनिक सीजर में क्या होगा कि मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाएंगी, ठीक है, रिजिड होने की वजह से हाथ पैर में अकड़न हो जाएगी और पेशेंट जो है वो पीछे की तरफ जाके गिर सकता है। एटोनिक सीजर में क्या होगा कि मसल्स जो हैं वो यूजुअली इसमें नेक की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, नेक की मसल्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी जिसकी वजह से पेशेंट की जो नेक ऐसे गिर जाएगी और वो आगे की तरफ जाके गिरेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मायोक्लोनिक सीजर, ये हमारा इसमें पेशेंट जो अनरिस्पॉन्सिव रहेगा और जर्की मूवमेंट्स रहेंगे पेशेंट बॉडी में, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 2 मिनट्स के बीच का होगा, इसलिए इसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। लास्ट आता है हमारा टोनिक क्लोनिक सीजर जो कि सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहता है 4 to 5 मिनट्स तक के, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सीजर होता है, राइट। तो ये हमने जनरलाइज सीजर पढ़ा। अब हम बात करेंगे हमारे पार्शियल सीजर के बारे में। क्या होता है पार्शियल सीजर? involve some partial parts of brain, ब्रेन के कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स या पार्शियल पार्ट्स, पूरा ब्रेन नहीं, कुछ पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कुछ पार्ट्स में ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है वो इम्बैलेंस हो गई है, न्यूरॉन्स का एक्साइटेशन इनहिबिशन का जो फिजियोलॉजी है वो इम्बैलेंस हो गई एक पर्टिकुलर पार्ट में, राइट। लेकिन जनरलाइज सीजर में हो सकता है कि पूरे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं उन्हीं के अंदर पूरा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है इम्बैलेंस हो गया। सो जनरलाइज सीजर में एक पर्टिकुलर पार्शियल पार्ट में ही ये में इम्बैलेंस होने की वजह से ये सीजर इंड्यूस होते हैं। इसमें आता है हमारा सिंपल पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर सिंपल है कि अब एक पर्टिकुलर पार्ट में सीजर इंड्यूस हो रहा है तो वो जो न्यूरॉन्स हैं जिस पर्टिकुलर पार्ट में जाती होंगी वो पार्ट इसमें या वो ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी का एक पार्ट में ही कुछ ऐसे मूवमेंट्स होने लगेंगे, कुछ ऐसे कंडीशंस होने लगेंगी जिसमें पर्टिकुलर एक पार्ट में ही मूवमेंट्स इंड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि पार्शियल सीजर में क्या होगा कि कोई पर्सन का सिर्फ ये मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है, या सिर्फ हाथ मूवमेंट करने लगेगा, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, उसी को हम बोलते हैं सिंपल पार्शियल सीजर, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। हाँ, एक चीज और इसमें याद रखना कि सिंपल पार्शियल सीजर में पेशेंट इज अवेक, पेशेंट इज कॉन्शियस, ठीक है, उसको पता है कि क्या हो रहा है उसकी बॉडी में, ठीक है, उसको पता है कि बॉडी का ये पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो वो हमारा सिंपल पार्शियल सीजर हुआ, ठीक है। एक बार आपने देखो किसी पर्सन की ये एक दांत ऐसे मूव कर रहा है या एक मसल जो है वो मूव कर रही है, तो वो हमारे सिंपल पार्शियल सीजर में आता है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर।
कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या होगा कि यहाँ पे भी बॉडी के कुछ पार्ट्स में मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है, सेलेक्टिव पार्ट्स में मूवमेंट होगा, लेकिन बॉडी के जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस रहेगा, ठीक है। मूवमेंट, जर्की मूवमेंट लिखे, जर्की मूवमेंट इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, patient is unconscious, patient is unconscious, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में हमारा सिंपल पार्शियल सीजर आता है और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आता है। सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होगा कि बॉडी का एक पार्ट में ही सीजर इंड्यूस होगा, सारी पूरी बॉडी में नहीं होगा, और पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, उसको पता है कि उसकी बॉडी में कुछ हो रहा है, अलग कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में कि पेशेंट को नहीं पता है कि उसकी बॉडी में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, लेकिन इसमें भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ही मूवमेंट्स इंड्यूस होगा, राइट। सो ये था हमारा अभी तक का एपिलेप्सी कितने तरह की होती है, क्या कॉजेज हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। कैसे काम करती हैं ये ड्रग्स, और बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी किस तरीके से ये चैनल्स पे काम करती हैं, राइट। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।